हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें अपने एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा का जो हम शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे थे होम साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उसमें आज हम उसके जस्ट आगे की क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, जिसकी हिंदी होती है संचार। हम पढ़ेंगे कि संचार क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई है, इसका वर्गीकरण कितने आधार पर बताया गया है, और जो इसके आधार पर बताया गया है उसमें अलग अलग जो इसके भाग बताए गए हैं उन सभी का हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा थियरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही वर्ड यूज किए जाएंगे, वही वर्ड आपको समझाया जाएगा जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक एक वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अदा करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। वो सभी पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये देखिएगा कि संचार नाम जो आप सुनते हैं वो आखिरकार है क्या। जब आप क्या करते हैं, आप कोई बात सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस बात को किसी नेक्स्ट पर्सन को यानी कि अगले व्यक्ति को जब आप बताने की कोशिश करते हैं, उसे बताना चाहते हैं, उसे बताते हैं, तब वो क्या होता है, संचार कहलाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे व्यक्ति से साझा करता है, वह क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है स्वयं से ही बातें करता है, तब वह भी क्या कहलाता है, संचार ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक दूसरे का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें जब आप अपने आप से बात करते हैं, वहाँ पे आप अपने आप को दो जगह पे रख कर बात कर रहे होते हैं कि अगर एक दूसरा रूप बनाते हैं, अपना एक दूसरा रूप बनाते हैं, तब आप जो है अपने बारे में सोचने का प्रयत्न करते हैं, तब वो आपका स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं से संचार करना हो गया। लेकिन अगर आप अपनी कोई बात को, किसी बात को दूसरे व्यक्ति से साझा करते हैं, तो इस बीच में जो एक प्रक्रिया हो रही है, ये संप्रेषण या फिर संचार की प्रक्रिया कहलाती है। देखिएगा, संचार की इंग्लिश होती है कम्युनिकेशन, संचार को ही संप्रेषण भी कहा जाता है। ये दोनों में से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। देखिएगा, जो संचार है यह लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना हुआ है। कम्युनिस, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मेक ए कॉमन, यानी कि सामान्य बना देना। जब तक आप किसी बात को स्वयं तक ही जानते हैं तब वह आपकी व्यक्तिगत कोई बातें होती हैं, लेकिन जब आप अपने पास से अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अगले व्यक्ति को बता देते हैं, तब वह सामान्य हो जाता है। इसका मतलब है कि आप ही नहीं बल्कि अगला व्यक्ति भी उस बात को जान रहा है। तब वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपकी जो बातें वो सामान्य बना दी जाती हैं। वही होता है संचार। लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना हुआ है। एक एक पॉइंट को आप यहाँ से नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा, एग्जाम में आपके ये पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, संचार जो है हमारा, इसे हम वर्गीकरण कर देते हैं। इसका वर्गीकरण जब करते हैं तो कई आधारों पे करते हैं कि यह कितने प्रकार से किया जा सकता है या फिर किया जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले इसे संचार का जब वर्गीकरण करते हैं तो संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। संबंधों के आधार पर का मतलब है कि आप स्वयं से बातें कर रहे हैं या फिर किसी और अगले व्यक्ति से कर रहे हैं या फिर ढेर सारे लोगों की जनसंख्या में कर रहे हैं या फिर जनसंपर्क के माध्यम से कर। जिस प्रकार से आपने शिक्षण विधियों को पढ़ा था उसी प्रकार से संचार का भी वर्गीकरण किया गया है। देखिएगा, सबसे पहला है संबंधों के आधार पर, इसमें अंतःवैयक्तिक संचार बताया जाता है। अंतःवैयक्तिक संचार का मतलब होता है जब आप कोई बात स्वयं से करते हैं। जैसे इस क्लास को पढ़ाने से पहले हम क्या सोचे होंगे कि आज हम अपने स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे, कम्युनिकेशन वाला जो क्लास है इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले वाले संचार का वर्गीकरण डिटेल्स में बता दिया जाएगा। संचार में अन्य कुछ भी बातें कही जाती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी जाती है, एग्जाम में जो वर्ड पूछे जाते हैं इसको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम संचार का मॉडल पढ़ाएंगे जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से ये सब बातें जो हम स्वयं सोच रहे हैं, वह क्या, वो हम स्वयं से बातें कर रहे हैं, वो अंतःवैयक्तिक है। लेकिन वह भी अंतर्वैयक्तिक का मतलब है जैसे हम यहाँ से किसी अगले व्यक्ति को बता रहे हो, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, हम उससे जब बातें कर रहे हों
तब वह अंतरवैयक्तिक होता है। इसके बाद है सामूहिक। सामूहिक संचार का मतलब होता है समूह में बैठ करके। इसके बाद है जनसंचार। जनसंचार में भी संचार जिस द्वारा हो रहा है वो भी व्यक्ति है, संख्या अधिक है, लेकिन वो आमने सामने नहीं है। कल की क्लास में हमने शिक्षण विधि में आपको बताया था कि व्यक्तिगत है, समूह है और जनसंपर्क है। उसी प्रकार से संचार में भी बताया गया अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक में आप स्वयं से बातें कर रहे हैं, अंतर्वैयक्तिक में एक दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। सामूहिक संचार में ढेर सारे लोग एक समूह में बैठकर, एक साथ में बैठ करके संचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जनसंचार में आप बातें कर तो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन आमने सामने नहीं है। एक साथ में आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे कंट्री को, पूरे स्टेट को एक साथ में बातें कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आमने सामने हो, और जरूरी नहीं कि उसी समय ही संचार किए। जैसे न्यूज़पेपर हो गया आपका, सुबह आ रहा है, जरूरी नहीं कि जितने भी व्यक्ति हैं सब एक साथ सुबह जैसे ही अखबार आया वैसे ही पढ़ लिए हों। जो है संचार तो कर दिया गया है, लेकिन उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है। हर व्यक्ति अपने समय के अनुसार दिन में टाइम निकाल के उसको पढ़ रहा है। किताबें हो गई, पत्र पत्रिकाएं हो गई, ये सब क्या है, जनसंपर्क के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है चैनल के आधार पर। चैनल के आधार पर का मतलब होता है जो आप किसी माध्यम के द्वारा कर रहे हैं, जैसे शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक संचार जिसमें आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें आप शब्दों का प्रयोग किए बिना भी संचार कर रहे हैं। संचार का सिर्फ यही मतलब है कि आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें शाब्दिक में दो बताया गया है, मौखिक और अमौखिक। मौखिक का मतलब होता है जब आप बोल करके अपना संचार कर रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति से अपने भाव विचारों को साझा कर रहे हैं, तब वो मौखिक संचार है। लेकिन जहाँ पे आप बिना बोले शब्दों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बिना बोले संचार कर रहे हैं, इसमें आप लिखित संचार को ले सकते हैं। या फिर चार्ट है, पोस्टर है, इन सबको आप ले सकते हैं। यहाँ पे शब्दों का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन वह व्यक्ति जो है बोल नहीं रहा है, लेकिन संचार फिर भी हो रहा है। इसके बाद है अशाब्दिक। अशाब्दिक में क्या है कि यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे वेशभूषा, हाव भाव। आप जो है डॉक्टर को, जो वेशभूषा डॉक्टर पहन रहे हैं, कोई स्टूडेंट है विद्यालय का, वकील है, टीचर है, और या फिर इस प्रकार से आर्मी में है, पुलिस वाले हैं, जितने भी फील्ड हैं अलग अलग, उनके आप वेशभूषा को देख करके बता सकते हैं कि ये किस फील्ड में वर्क करता है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। वहाँ पे कोई भी बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कोई भी व्यक्ति, ढेर सारे समूह में लोग हों, वहाँ पे सभी व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, दुख का माहौल है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे शोक सभा हो रही है। या फिर इस प्रकार से जो भी बातें बनाई गई हैं, जो भी आपका एक प्रतीक बना दिया गया है, उसके आधार पर आप उस व्यक्ति की वेशभूषा को देख करके समझ सकते हैं। वहाँ भी कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद है हाव भाव। किसी व्यक्ति ने क्या शब्द बोला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के उस शब्द को बोलने का भाव क्या है आंतरिक रूप से, वो बातों से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। नॉर्मल कभी कभी क्या होता है कि शब्द बहुत बड़े बोले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के हाव भाव से बहुत नॉर्मल लगता है, मजाक लगता है। लेकिन वही बातें अगर कोई व्यक्ति गुस्से में बोलता है, तब क्या समझ में आता है कि इसने जो शब्द हमें बोला है वो बहुत ही कटाक्ष के रूप में बोला है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की वेशभूषा, हाव भाव, इन सब के माध्यम से जब कोई व्यक्ति बातें बिना बोले ही प्रयोग की जा रही हो, संचार हो रहा हो, तब वहाँ पे वेशभूषा, हाव भाव, ये सभी अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखिएगा दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भी बताया गया है। दिशा यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें लंबाई में, समतल में और तिर्यक रूप में संचार को बताया गया है। इसमें देखिए दिशा के आधार पर सबसे पहले लंबवत संचार बताया गया। लंबवत और समतल का क्या मतलब आप देख सकते हैं। जैसे जब कोई भी व्यक्ति, जैसे समझ लीजिए कोई मैनेजमेंट हो, कोई भी संस्था है, वहाँ मैनेजमेंट की बात की जा रही है। एक जो वो
संगठन है या फिर कोई कंपनी है, कोई संस्था है, वहाँ पे एक व्यक्ति मैनेजर होगा। जब कोई कार्यकर्ता हो, कोई प्यून हो, वो जो है अपने ऊपरी पद वाले को कोई बात बताता है, फिर वो उससे ऊंचे वाले पद को बताता है, फिर वो व्यक्ति अपने से ऊंचे वाले पद वाले व्यक्ति को बताता है, फिर वहाँ से जा कर के वो बात जो है मैनेजर के पास तक जब पहुँचती है, एक सीक्वेंस में जब पहुँच रही है, तब वहाँ पे वो लंबवत में बताई जा रही है। इसके बाद है समतल में। समतल का मतलब है कि यहाँ पे जो है अपने लेवल के लोगों से बातें की जा रही है। जब आप निचले स्तर से ऊंचे लेवल के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, पर्सन से बात कर रहे हो, तब वहाँ पे लंबवत संचार होता है। जैसे कोई भी प्यून है वो अपने मैनेजर से बात कर रहा है तो वो लंबवत है। लेकिन समतल का मतलब है जब किसी भी मैनेजमेंट के कई प्यून हो एक साथ बात कर रहे हो। विद्यालय में सभी टीचर अपने से लेवल में जितने भी हैं उन सभी से बातें कर रहे हैं। जैसे और भी एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे भी कोई भी स्टूडेंट है वो जाके अपने विद्यालय के प्रिंसिपल से बातें कर रहा हो, या फिर क्लास 5th का स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से कोई बातें कर रहा हो, तब वहाँ पे ये लंबवत संचार देखा जाएगा। लेकिन वहीं पे जब लेवल की बातें की जाती हैं, जैसे कोई स्टूडेंट 5th क्लास में अगर है तो सभी क्लास 5th के स्टूडेंट से ही बातें कर रहा हो, संचार कर रहा हो। कोई भी अध्यापक है वो सभी अध्यापकों के साथ एक साथ में मिलकर बैठकर बातें कर रहा हो, तब वह जो है समतल कहलाएगा। लेकिन वहीं पे जब तिर्यक संचार आता है, इसमें किसी लेवल की बात नहीं है, इसमें सभी एक साथ मिलकर के बातें कर रहे हैं, वहाँ लेवल का कोई मतलब नहीं है, वहाँ ना ही तिर्यक है, वहाँ ना ही लंबवत है और ना ही समतल की बात की जा रही है। सभी एक दूसरे से आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे तिर्यक संचार होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद देखिए उद्देश्य के आधार पर संचार को बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर जब बांटा गया तो यहाँ पे औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार दो संचार की बातें की गई है। औपचारिक और अनौपचारिक से नाम समझ में आता है। औपचारिक का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ें नियमबद्ध रूप से की जाती हों, और अनौपचारिक का मतलब होता है जहाँ पे बिना नियम के कोई बातें की जा रही हों। जैसे विद्यालय में जो है एक नियम के आधार पर शिक्षा दी जाती है, पाठ्यचर्या जो है वो निश्चित है, शिक्षा देने वाला व्यक्ति निश्चित है, एक संस्था बनाएगी, एक जगह स्थान फिक्स है, एक टाइमिंग फिक्स है, तो ये सब क्या है? औपचारिक शिक्षा है। तो ये सब क्या है? इसी प्रकार से औपचारिक संचार भी होता है जहाँ पे नियम के अनुसार कोई बातें होती हैं। और अनौपचारिक में संचार में क्या होता है, जैसे अनौपचारिक शिक्षा में आपने देखा था कि यहाँ पे कोई नियम नहीं है, सीखने वाले व्यक्ति के अनुसार सिखाने वाला व्यक्ति उसे सिखाता है, जब वो फ्री हो, चाहे जब सीखना चाहे, जिस भी समय में सीखना चाहे, जिस क्षेत्र में सीखना चाहे उस समय शिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार से संचार में भी अनौपचारिक शिक्षा में क्या किया जाता है, यहाँ पे कोई भी नियम नहीं लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, औपचारिक में श्रृंखला बताई गई है और अनौपचारिक में ग्रेप वाइन, अंगूरी लता की बात की जाती है। ग्रेप वाइन का हिंदी अंगूरी लता होती है, अंगूर गुच्छ के रूप में होता है। श्रृंखला में जैसे अभी हमने लंबवत में भी आपको बताया था कि जब जो एक श्रृंखला में कोई बातें की जाती है कड़ी के रूप में, जैसे विद्यालय में स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है वो अपने क्लास टीचर से कहेगा, क्लास टीचर जो है वो अपने स्टाफ में डिस्कस करेगा उस बात को ले करके। उसके बाद ये बात जो है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के होंगे, एचओडी होंगे, उनसे बातें की जाएगी। फिर एचओडी जाके प्राचार्य से बातें करेगा और प्राचार्य जो है वहाँ से जा करके किससे बात करता है, मैनेजर से बातें करता है। तो इस प्रकार जब कोई श्रृंखला में कोई बातें कही जाती हैं और अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आया है मैनेजर के पास से, वो डायरेक्ट स्टूडेंट से ना कह करके एक सीक्वेंस में बातें बताता है। वो एचओडी को बताएगा, प्राचार्य को बताया, प्राचार्य ने एचओडी को बताया, एचओडी ने टीचर्स से बताया और टीचर्स ने जाकर के स्टूडेंट्स को उस बात को बताया। एक श्रृंखला के रूप में कार्य हो रहा है, तब वहाँ पे औपचारिक संचार हो रहा है। और ग्रेप वाइन में यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी से भी कोई बात कह दे रहा है,
यहाँ पे किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट डायरेक्ट जाके मैनेजर से बात कर ले रहा, प्राचार्य से बात कर ले रहा है, एचओडी से बात कर ले रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार का नियम नहीं लगाया जा रहा है, तो इस प्रकार के संचार को अनौपचारिक संचार कहा जाता है। इतना समझ में आया? ये हो गया आपका संचार का वर्गीकरण जो मुख्य रूप से किया गया है। अब यहाँ पे ये समझिएगा, जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बताया, इस आधार पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाएंगे और उसमें से आपसे ये ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि इसमें से जो ये लाइन लिखी गई है ये किस प्रकार का संचार है। फिर वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि यह किस प्रकार का संचार यहाँ पे दिया गया है, उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिएगा, संचार प्रक्रिया के कुछ मुख्य बिंदु बताए गए, यानी कि जब कोई व्यक्ति संचार करता है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से करता है, तो वहाँ पे कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ मुख्य तत्व भी बताए गए हैं। उसमें देखिएगा मुख्य तत्व क्या क्या है। सबसे पहले संप्रेषक, फिर संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फिर प्रतिपुष्टि। जब आप संचार मॉडल पढ़ेंगे तो संचार मॉडल में पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये सब शब्द किस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि संचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तब वहाँ पे आपको ये वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है और इसे अरेंज करने के लिए भी, एक सीक्वेंस में करने के लिए भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिया जाता है। संप्रेषक का मतलब है कि जो व्यक्ति संचार कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, जो क्लासें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, तो बताने वाला समझाने वाला कौन है? यहाँ मैं समझा रही हूँ। तो क्या है, यहाँ पे मैं कौन हूँ? संप्रेषक के रूप में कार्य कर रही हूँ। इसके बाद है संदेश। संदेश का मतलब है जो बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कह रही हूँ, वो क्या है? संदेश है। इसके बाद है माध्यम। माध्यम का मतलब किसी माध्यम का प्रयोग करके ही अगले व्यक्ति तक हम पहुँचा रहे हैं, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, या फिर कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, या फिर पुस्तक है, उसके बाद कोई पोस्टर है, बैनर है, किसी भी माध्यम से हम अगले व्यक्ति तक संचार कर रहे हैं, वो माध्यम। फिर प्राप्तकर्ता, आप लोग जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं उधर से, वो क्या है? आप सब इस क्लास के जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं उसके आप प्राप्तकर्ता हैं, यानी कि यहाँ से हमने मैसेज को, यानी कि इस क्लास को पढ़ाया। यूट्यूब की क्लास जो है अपनी ज्योति एकेडमी एक माध्यम हो गया, और इसके बाद आप उधर से पढ़ रहे हैं इस क्लास को, तो आप कौन हो गए? प्राप्तकर्ता हो गए। इसके बाद है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। आपको ये क्लास समझ में आई या फिर नहीं आई है, ये बात आप उधर से जब इसका फीडबैक देते हैं, कमेंट में कोई भी बातें लिखते हैं, आपको ये बातें समझ में आई या फिर नहीं आई हैं, तो ये बातें क्या हुई? आपकी फीडबैक हुई। वो बातें हम तक फिर से पहुँचती हैं और हम उसका सल्यूशन आप लोग को दे रहे हैं, तब ये क्या है? फीडबैक है। इसके बाद इतना जब आप समझ लेते हैं संचार की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, मुख्य तत्व ये जो बताए गए आपको 5: संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। अब इसी में संप्रेषक और प्राप्तकर्ता, इन्हें 2 वर्ड से और भी डिनोट किया जाता है। एक कहा जाता है इनकोडर और एक दिया जाता है डिकोडर। एग्जाम में आपको अलग अलग वर्ड का भी प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए एक एक वर्ड को आप ध्यान रखिए। जैसे इनकोडर कौन होगा? संप्रेषक। जो व्यक्ति मैसेज को लिखता है वो व्यक्ति इनकोडर कहलाता है, और जब वो व्यक्ति मैसेज को लिखना प्रारंभ करता है वह इनकोडिंग कहलाता है, जिसे हिंदी में संकेतीकरण कहते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता जो है, वो डिकोडर होता है। वो मैसेज को जब प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद उसे पढ़ने की कोशिश करता है, उस मैसेज को अपनी भाषा में समझता है, वो बातें डिकोडिंग यानी कि संकेत वाचन कहलाता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? इनकोडर हैं। और वहीं पे अगला व्यक्ति जो उस मैसेज को प्राप्त करता है, जिसके पास आपने भेजा है, मैसेज को डाउनलोड करने के बाद या फिर जब वो मैसेज को प्राप्त करता है, तो उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद पहले वो समझता है कि आपने क्या लिखा है, तो जो ये समझने की कोशिश कर रहा है, जो मैसेज आपने लिखा उसे जब पढ़ कर समझने की कोशिश करता है, तब वो बातें क्या कहलाती हैं? डिकोडिंग कहलाती हैं। इसका मतलब होता है संकेत वाचन। और ये क्रिया कौन करता है?
प्राप्तकर्ता करता है डिकोडर, इनकोडर मैसेज को लिखने वाला, डिकोडर मैसेज को प्राप्त करने वाला। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर किसी पॉइंट पे समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसके बाद देखिएगा, संदेश की बातें आपसे पूछी जाती हैं। संदेश किस प्रकार का होना चाहिए? आपको इसमें शॉर्ट में एक वर्ड दिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, स्पीड क्या होता है? जब आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं इसमें ऐसे पूछा जाता है स्पीड क्या चीज़ है, उसका फुल नेम क्या है? संचार जब हम करते हैं तो संदेश ही जो होता है उसी का तो हम संचार करते हैं, और ये जो संदेश है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसीलिए स्पीड वर्ड दिया गया है। शॉर्ट में स्पीड है, इसका फुल नेम देखिएगा। यस से बताया गया सिंपल, यानी कि सरल। कोई भी मैसेज जो है वो सरल भाषा में होनी चाहिए जिससे अगला व्यक्ति उसे समझ सके। इसके बाद पी से है प्रैक्टिकल, यानी कि व्यावहारिक होना चाहिए, वो व्यक्ति पढ़ने के बाद उस चीज़ को समझ सके। इसके बाद है इकोनॉमिकल, मतलब मितव्ययिता, यानी कि बहुत महंगा ना हो, कम खर्च में उस मैसेज को वह व्यक्ति प्राप्त कर सके। इसके बाद है इफेक्टिव, यानी कि प्रभावशाली होना चाहिए। जब यहाँ पे आप इफेक्टिव की बात करते हैं तो जब तक मैसेज का प्रभाव प्राप्तकर्ता के ऊपर नहीं पड़ जाता है तब तक जो मैसेज करने वाला व्यक्ति है उसके मैसेज करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। इसलिए मैसेज हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिससे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वो प्रभावित कर सके। इसके बाद है डी से डुप्लीकेबल। डुप्लीकेबल का मतलब होता है दोहराया जाने वाला। इसका मतलब होता है कोई भी बातें ऐसी हो जिसको दोहराया जा सके, उसका प्रयोग फिर से किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई बातें अगर आपने कही है, लिखी है, तो फिर से उसका प्रयोग ना किया जाए, बल्कि मैसेज ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसका दोबारा भी प्रयोग किया जा सके। इसका मतलब है कि अगले व्यक्ति को भी हम फिर से उस बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, ऐसा मैसेज होना चाहिए। स्पीड का फुल नेम समझ में आया? स्पीड में कभी कभी ये पूछा जाता है कि पहले ई जो आ रहा है उसका क्या फुल नेम हो सकता है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, जो सेकंड ई है उसका क्या मतलब हो सकता है। जिस प्रकार से आपने प्रसार शिक्षा के चरण में आपने देखा था, एड कॉस दिया गया था, उसमें 2 ए आ रहा था, उसमें फर्स्ट और सेकंड ए का फुल नेम अलग अलग से पूछा जाता है। उसी प्रकार से कम्युनिकेशन के लेसन से जब क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में, उसमें स्पीड वर्ड पूछा जाता है। स्पीड क्या है? स्पीड अगर संचार के संदेश से लिया जा रहा है तो उसका फुल नेम क्या है, इसे मैच करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जितना बताया गया उसको आप ध्यान से समझिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो संचार का वर्गीकरण हमने पढ़ा तो था इतना, ये वर्गीकरण किया गया था विभिन्न आधारों पे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी संचार के टर्मिनोलॉजी में कुछ अलग अलग से वर्ड पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो आप सब जानते हैं कि एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें एक एक वर्ड एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है, आपको सेलेक्ट करना है कि ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे आप एक एक वर्ड को लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। सबसे पहले देखिएगा मेटा संचार पूछा जाता है आपसे। अब आप सोचेंगे कि हमने मौखिक संचार पढ़ा, लिखित संचार पढ़ा, शाब्दिक, अशाब्दिक, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सारे संचार को हमने पढ़ा, व्यक्तिगत, सामूहिक, जन संचार, सबको पढ़ने के बाद ये मेटा संचार कहाँ से आया? इसमें देखिएगा मेटा संचार का मतलब होता है कि शब्द प्रयोग के उद्देश्य के अतिरिक्त अर्थ जब समझ लिया जाता है। जैसे जो व्यक्ति कोई बात कह रहा है, बात को कहने का अर्थ कुछ और था और समझने वाले ने कुछ और अर्थ समझ लिया। जैसे जब आप आमने सामने कोई बात करते हैं तब वहाँ पे व्यक्ति के कहने के भाव को आप जल्दी समझ पाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप मैसेज लिखित रूप में कहीं पे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वहाँ आपका हाव भाव नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ शब्द ही शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपके शब्दों को अदर वे में ले सकता है, अन्य अर्थ में ले सकता है। तो यहाँ पे जो संचार हो गया, यानी कि कहने का अर्थ कुछ और था, समझने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो इस प्रकार के संचार को मेटा संचार कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक संचार में क्या बातें होती हैं? स्वर व शब्द के कहने के भाव का अध्ययन।
जब आप कोई भी स्वर बोलते हैं, कोई भी शब्द कहते हैं, उस बात को कहने का भाव क्या है, जब उस भाव का आप अध्ययन करते हैं, यह बातें पैरालिंग्विस्टिक कहलाती है। पैरालिंग्विस्टिक का मतलब है कि जब शब्द या स्वर के कहने के भाव का आप अध्ययन कर रहे हो, वो पैरालिंग्विस्टिक होता है। इसके बाद ओकुलिसिक्स होता है। ओकुलिसिक्स क्या है? संचार में नेत्र व पलकों का प्रयोग करना। जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप इसे हाव भाव समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाव भाव ना कह करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाव भाव में आप सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। व्यक्ति के पहनावे को देख सकते हैं, व्यक्ति के शारीरिक जो मूवमेंट है उसका प्रयोग देख सकते हैं, या फिर अलग अलग अंगों के प्रयोग के द्वारा आप संचार को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेत्र और पलकों के माध्यम से जब संचार करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके कोई बातें कह रहा है, गुस्से में उस व्यक्ति की आंखें लाल हो गई हैं, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत तेज फीवर है, उसकी आंखों को देख करके आप पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति गुस्से में है, या फिर उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, या फिर उसे बुखार है, क्या समस्या है। तो जब आप कोई बात व्यक्ति के आँखों को, उसकी पलकों को देख करके बात समझ जाते हैं, तब वहाँ पे ओकुलिसिक्स संचार होता है। इतना समझ में आया। अगला वर्ड है ऑब्जेक्टिक्स। ऑब्जेक्टिक्स का मतलब होता है कि वस्तु की ओर इंगित करना या फिर संचार में वस्तु का प्रयोग करना। जैसे कोई भी वस्तु की ओर संकेत करके आप कोई बात बताना चाह रहे हो, जैसे आप जो है छोटे बच्चों को डराने के लिए, या फिर ऐसे ही कोई बात हो जहाँ पे आप कोई शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी हाव भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं, सिर्फ वस्तु को दिखा करके आप कोई भी बात बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, तब वहाँ पे रोड पे लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ पे सब लाइट का अलग अलग प्रयोग है। ग्रीन लाइट जल रही है तो उसका क्या अर्थ है, रेड लाइट जल रही हो तो उसका क्या अर्थ है, पीली लाइट है तो उसका क्या अर्थ है, या फिर सफ़ेद रंग का कोई व्यक्ति कपड़ा पहना हुआ है, ब्लैक कलर का पहना है, रेड रंग का पहना है। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके जब आप संचार करते हैं, तब वहाँ पे ऑब्जेक्टिक्स वर्ड प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है चरोनेमिक्स। चरोनेमिक्स का क्या मतलब है? समय का प्रयोग। जब संचार में आप किसी समय की बात कर रहे हो, जहाँ पे समय के द्वारा संचार किया जाता है, उसे चरोनेमिक्स कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल बोलते हैं, किसी व्यक्ति के चेहरे पे 12 बज गए। व्यक्ति के चेहरे पे 12 बज गए का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो आप समय 12 बजने की बात किए हैं, वहाँ पे क्या कहा जा रहा है? चरोनेमिक्स संचार हो रहा है। कोई स्टूडेंट है, उसे विद्यालय जाना है, लेट हो गया है, या फिर अभी टाइम है, घड़ी का समय उसने पूछा है, सिर्फ और सिर्फ अगर समय पूछ ले कितना बज गया, तो जो उसका समय आप बता रहे हैं, आप उसे कुछ और नहीं करें कि आपको विद्यालय जाने में लेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ समय की बात की है, तब वहाँ पे क्या हो रहा है? चरोनेमिक्स संचार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद है ओल्फैक्टिक्स। ओल्फैक्टिक्स संचार का क्या मतलब है? गंध, महक आदि का प्रयोग। गंध और महक का प्रयोग। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको किसी फेमस दुकान कोई पड़ती है, कोई फूलों की दुकान है, या फिर कोई नाश्ते की दुकान है जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, वहाँ पे आपको दूर से ये खुशबू आ रही है कि उस दुकान की जो मिठाइयाँ बन रही हैं, समोसे बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है। तो आपको यहाँ पे कोई व्यक्ति बताया नहीं कि वहाँ पे समोसे बन रहे हैं, बल्कि उस व्यंजन की गंध या महक से ही आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ पे यह व्यंजन तैयार किया जा रहा है। या फिर कहीं भी फूलों की दुकान है, इत्र की दुकान है, बहुत ही फेमस है, वहाँ से आप गुजर रहे हैं तो आपको उसी गंध से, सुगंध से ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ की दुकान है,
क्या चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, क्या यहाँ पे बन रहा है। यानी कि जब आप गंध और महक के द्वारा संचार प्राप्त कर रहे हैं तब वहाँ पे ओल्फैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है गुस्ट्रिक्स। गुस्ट्रिक्स क्या होता है? जब आप स्वाद का प्रयोग कर रहे हो, स्वाद के प्रयोग के माध्यम से संचार हो जा रहा हो। जैसे आप क्या करते हैं, कहीं का फेमस कोई भी व्यंजन आपने ग्रहण किया या फिर किसी व्यक्ति के हाथों का भोजन आप नहीं भूल पा रहे वो व्यक्ति कितना अच्छा भोजन बना रहा है। जैसे घर में भी आप परिवार के अलग अलग सदस्यों के हाथों के व्यंजन अगर आपने ग्रहण किए हैं तब वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस व्यक्ति के हाथों से बना हुआ व्यंजन का स्वाद किस प्रकार का है, आपने अच्छे से पहचान लिया है। फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर कभी आपको ये ना बताया जाए किसने बनाया है इस व्यंजन को, लेकिन आप उस व्यंजन को ग्रहण करने के बाद उस व्यंजन के स्वाद से ही पता कर सकते हैं कि इस व्यंजन को किसने बनाया है। यहाँ पे आपको बताया नहीं गया, सिर्फ और स्वाद से ही जब आप संचार प्राप्त कर रहे हो। किसी दुकान के फेमस मिठाइयों को खा करके स्वाद को ले करके आप बता दें कि ये मिठाई उसी फेमस दुकान की है, तो आप यहाँ पे किस प्रकार का संचार प्राप्त कर रहे हैं? यहाँ पे आप जो है गुस्ट्रिक्स संचार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद है काइनेसिक संचार। काइनेसिक संचार का क्या मतलब होता है? जैसे बिना बोले शरीर की गति के प्रयोग से संचार। यहाँ पे ना कुछ बोला जा रहा है, ना कुछ दिखाया जा रहा है, लिखा नहीं है, कोई चित्र नहीं, कोई हाव भाव नहीं है। शरीर के मूवमेंट से आप समझ जाते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है या फिर क्या करने जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है, बहुत ही हांफता हुआ जा रहा है, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, दौड़ते हुए जा रहा है, तो आप देखने के बाद एक बार समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही इमरजेंसी में कहीं जा रहा है, हॉस्पिटल की ओर भागता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है वो पेशेंट कोई हो सकता है बीमार हो या फिर किसी को गहरी चोट आई हो या फिर वो व्यक्ति खुद ही किसी समस्या से पीड़ित तो इसलिए भाग कर जा रहा हो, या फिर आपको कोई बात दूर से कोई व्यक्ति आपको हाय बाय कुछ न करो, सिर्फ हाथों से इशारा कर रहा हो या फिर अपनी हाथों से, हथेलियों से, अंगुलियों से कोई भी बातें एक प्रतीक के रूप में शरीर के अपने किसी भी अंग के गति करके या फिर शरीर के किसी मूवमेंट के द्वारा आपको कोई बात बता रहा हो या फिर उस व्यक्ति के शरीर के गति से, मूवमेंट से आप कोई बात समझ पा रहे हैं, तब यहाँ पे काइनेसिक संचार होता है। इतना समझ में आया? इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पे जो भी संचार आपको बताया गया इसमें एक विद्वान है जिनका नाम है मेहराबिया। मेहराबिया जो विद्वान है, इनका कहना है कि जो संचार है वो शब्दों के प्रयोग से 7% समझ में आता है। कोई बातें किसी व्यक्ति को जो शब्दों के माध्यम से बताई जाती हैं तो वहाँ 7% संचार होता है। स्वर के लहजे से व्यक्ति के 38% संचार होता है और शरीर भाषा संचार से 55% संचार होता है। मेहराबिया जो विद्वान है, इनके अनुसार बताया गया शब्दों के माध्यम से 7%, स्वर के व्यक्ति के जो स्वर कह रहा है वो किस लहजे में बात कर रहा है उससे 38%, शरीर भाषा के द्वारा यानी कि शरीर की जो लैंग्वेज है किस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है उसका क्या अर्थ हो रहा है उसका 55% जो है संचार में आता है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट आपको बताए गए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी या फिर जो DSSS भी है, आरपीएससी है फर्स्ट ग्रेड का या फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है और इसके साथ ही साथ जो बिहार का स्टेट है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप फीडबैक अपना अवश्य दीजिएगा, क्लास आपको अच्छी लगी या फिर क्या समस्या है इसमें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।